साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। मैं तुम कह चले कि अल्लाह ने मंजूर होया तो नवाज शरीफ को बेहद दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ तो वो खिदमत दुगनी ना करा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है। आप अपना वोट जाया ना करें। मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, हमारे सारे गुनाह उन्होंने धुलवा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इलेक्शन में फौज की तैनाती के लिए समरी वफाकी काबीना को इरसाल हो गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन की 75% तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि इंतखाबात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए, यानी 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर अब किसी अगर मगर की गुंजाइश नहीं। इस दौरान आलमी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 3 दहाइयों में मुआशी कारकर्दगी के हवाले से नवाज शरीफ को सियासी हरीफों पर बरतरी हासिल है। PTI दूसरे पर और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। ताहम इसके बावजूद बानी चेयरमैन PTI अब भी मकबूलियत में नवाज शरीफ से आगे हैं, लेकिन जेल में हैं और नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं क्योंकि ऐसा माहौल इस वक्त बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ है और अवाम नवाज शरीफ को शक का फ़ायदा यानी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। सवाल यह कि क्या रिवायती जोश व खरोश के बगैर ये इलेक्शन नून लीग के हक में यकतरफा फाइट साबित होगा, क्योंकि नून लीग की सबसे बड़ी हरीफ PTI तितर बितर है और इसके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए कोई पॉपुलर लीडर दस्तयाब नहीं। मज़ीद ये कि टिकटों की तकसीम पर भी इख्तलाफात हैं। अगर आज़ाद हैसियत से कोई कामयाब भी होता है तो इलेक्शन के बाद पार्टी के साथ वफादार रहना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देखना है कि PTI की छोड़ी स्पेस जो है वो कौन पुर करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं PTI कारकुनों को नून लीग के मुबैना इंतकाम से बचाने की ऑफर कर रहे हैं, मगर शर्त यह है कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। क्या इस तरह पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है? इसके साथ साथ बानी चेयरमैन PTI के हालिया बयान का जायजा भी लेंगे जिसमें कारकुनान को सड़कों पर निकालने की तरगीब दी गई है। इन तमाम मामला पर इशूज़ पर हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, और भट्टी साहब जो है वो पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा था कि एक अलग मूड में थे, आज पता नहीं किस मूड में होंगे। तो प्रोग्राम के आगाज में भट्टी साहब आपकी इजाज़त से फैसल वाडा साहब के साथ जी प्लीज। हम दोनों तो फिर साफी है ना, वो ये बात कहलाएगी कि यार वो क्या अंजुमन सताइश बाहिमी के तहत एक दूसरे को भाईजान आजकल सौदा इनका बिक रहा है, क्या हिट किस्म का तोता चिड़िया पता नहीं क्या इनके हत्थे चढ़ी हुई है। लेकिन एक बात पर वाडा साहब आपको लाइव एंडोर्स करेंगे मेरी बात कि मैं कह रहा था कि इलेक्शन टाइम पे होंगे और वाडा साहब का ख्याल था कि टाइम पे नहीं होंगे। तो इलेक्शन वाली बात टाइम वाली अभी तक मेरी दुरुस्त साबित हो रही है, लेकिन इन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर पर बल्ला नहीं होगा, वो बात इनकी दुरुस्त साबित हो गई और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहा था कि बहुत कुछ जो लोग सोच के आ रहे हैं उनको वो नहीं मिलेगा। तो जरा वाडा साहब से स्टार्ट लेते हैं। एक दुख का इजहार कि हमारी मार्केट इन्होंने बर्बाद कर दी। फिर ये आप क्या पहले ये बताया आपने भट्टी साहब की मार्केट क्यों बर्बाद की? अल्लाह बेटी के नसीब अच्छे करे, लेकिन जो इनका वहाँ डांस था उसने अच्छा उस वजह से आपकी मार्केट तज्जियों की वजह से भी 2028 तक मैं आउट हूँ। आपको बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइएगा कि मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पे भी बात करना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त जो उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है और एनालिसिस हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि पहले तो ये इलेक्शन अब आप हमसे इत्तेफाक कर रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं या अभी भी? आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखा आदिल साहब, मैंने कभी नहीं कहा था कि टाइम पे नहीं होगा। मैंने हमेशा ये कहा था और मैं आज भी उधर हूँ कि हमेशा तस्बीह जो है इसकी इलेक्शन की आप PIA की फ्लाइट से लेंगे, और मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ। वो लेट होती है, अभी भी इलेक्शन लेट नजर आ रहे हैं। मैं तो सर ना लेट होती है, कैंसिल होती है, चढ़ती है, उड़ती है, ये मुझे पता है। जहाज़ का एक इंजन स्टार्ट हो गया, दूसरे इंजन में काम हो रहा है। अब मैं इतनी बात कर सकता हूँ। अब उसकी कॉन्टेशन में आप कुछ भी ले सकते हैं। एक इंजन में जहाज उड़ जाता है वैसे, फिर मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊँगा। चलें ठीक है। अब सर ये बताएं, अब आपने एक और बात की, आपने कहा 80 सीटें ये लेंगे। अब तो उनका जो मद्दे मुकाबिल हरीफ हैं वो उनको आज़ाद कर दिया गया उम्मीदवारों को और पार्टी तितर बितर हो गई है। अब आपको क्यों लगता है कि वो अभी भी 80 सीटें लेंगे, और अगर वो 80 सीटें लेंगे तो फिर किसके साथ हुकूमत बनाएंगे? आदिल साहब देखिए, मुझसे सवाल हुआ था क्या 100 सीटें लेंगे, मैंने कहा 100 सीटें नहीं लेंगे, ये एक्चुअली जवाब था। अब उसकी कॉन्टेशन में कोई 80 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, मैंने कोई नंबर नहीं दिया था। मैंने बाय एंड लार्ज एक जनरलाइज बात की थी। मैंने ये कहा था कि आज़ाद, मैं तो 8 महीने से 10 महीने से बोल रहा हूँ कि आज़ाद
आज़ादी का बोलबाला करेंगे। हाँ। तो आज़ाद जिधर होंगे वहाँ होंगे, और आज़ाद की बकरा मंडी की तरह मंडी लगती है हमेशा से, वो लगेगी, बोली लगेगी, क्योंकि सियासतदान तो यहाँ कोई भी प्रिंसिपल्स की सियासत करने आया नहीं है, जो आया है वो इक़्तिदार से बाहर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बकरा मंडी और बकरा ईद की तैयारियाँ जो हैं वो हम देखेंगे इलेक्शन के अंदर। और दूसरा ये कि नून लीग अकेली रेस में हारने जीतने दौड़ लगाने आई, अकेली है, फिर भी वो दूसरे तीसरे नंबर पे आती, तो वो तो उनकी परफॉर्मेंस आपको पता है, वो आपने खुद देखनी है। और तीसरा है कि अगर तो ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है तो फिर तो जैसे तैसे भी एक धागे से पतली कोलेशन की गवर्नमेंट बन जाएगी। बट अगर इसको लॉन्ग टर्म चलाना है तो क्योंकि अब PTI अब नहीं है गेम का हिस्सा और पॉलिटिकल बैलेट का, तो यू कांट बाईपास जरदारी साहब, स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है इस पॉलिटिक्स के अंदर। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी एनालिसिस के ऊपर उनको आप माइनस नहीं कर पाएंगे जो भी हो जाए। सो आई सी कि अगर इफ़ इट इज़ लॉन्ग टर्म ये PDM 2 बनेगी, और इफ़ इट इज़ शॉर्ट टर्म तो मेरे लिए तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। PDM 1 तो फ्लॉप फिल्म थी, तो आप क्या कह रहे हैं PDM 2 भी फ्लॉप फिल्म होगी? तो फ्लॉप फिल्में चलती है ना सर, फ्लॉप फिल्में नहीं चलती? नहीं चलती, यहाँ पाकिस्तान में फ्लॉप फिल्में चलती हैं। फ्लॉप पॉलिटिशियंस चलते हैं हमारे यहाँ, फ्लॉप फिल्में नहीं चलती। फ्लॉप एक्सपायर्ड पॉलिटिशियंस चलते हैं, फ्लॉप फिल्में इसलिए चलती फ्लॉप फिल्म नहीं चलती, फ्लॉप पॉलिटिशियंस चलते हैं हमारे। फिल्म तो फ्लॉप जो हो जाए वो तो नहीं चलती। मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं ये PDM 2 होगा, तो PDM 1 अगर लॉन्ग टर्म चलानी है, यानी कि 2 साल तक आपने चलानी है, तो PDM 2 होगा। लॉन्ग टर्म इज 2 साल। मेरी तो एनालिसिस अभी भी है, बहुत कोई मुअज़्ज़ा की तरफ से होगा 24 महीने 26 महीने। मुझे तो उससे पहले पटाखा पुलता हुआ नज़र इसलिए आ रहा है कि इकॉनमी ब्लीड करेगी, डॉलर बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल नहीं होंगी, सबको अपनी जेबें भरनी होती हैं, और बेरोज़गारी बढ़ेगी, बिजली के यूनिट्स बढ़ेंगे, जो पैसा हमें मिलना है लोन की सूरत में शराइतें सख्त होंगी। तो अब जिन्होंने ठेका उठाया था इस इलेक्शंस का और जमहूरियत का और आइन और कानून की बात करने वाले, जो इन्होंने फैसले भी सुनाए हैं, वो तो हमने देखा ना कितना आइन और जमहूरियत पे इंसाफ के जो हमारे तकाजे हैं उसके तहत जो फैसले हुए हैं, तो मेरे ख्याल से श्योरिटी बॉन्ड उनसे लेना चाहिए कि जी मुल्क में कोई टेररिज्म नहीं होगा इस दौरान, मुल्क कोई हादसा खुदा न खास्ता कोई टेररिस्ट अटैक ना हो। और फिर क्योंकि आपने बहुत केयर टेकर को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि केयर टेकर पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है और जमहूरियत होना, तबाही वाली जमहूरियत होना ज़रूरी है, तो फिर उसका भी श्योरिटी बॉन्ड होना चाहिए जिसके अंदर वो कहें कि इकॉनमी फ्लरिश करेगी, 5 साल पूरे करेंगे। और जो आइन और कानून की बात करने वाले हैं वो आइन और कानून का पहले एहतसाब तो कर लें, जो KPK और पंजाब के इलेक्शन डिले हुए थे। तो ये तो मजाक हो रहा है ना, कभी आप 6 को पढ़ लेते हैं अपनी मर्जी से 6, और जब दिल चाहता है उसको उल्टा करके 9 पढ़ लेते हैं, तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। राइट। तो भट्टी साहब, आपके ख्याल में ये जो ब्लूमबर्ग की तरफ से कारकर्दगी रिपोर्ट आई है, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? और पॉपुलर अपोजिशन के होते हुए मियाँ साहब अगर जीत जाते हैं और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपको कोई हैरानी होगी? पहली बात तो ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस चैनल पे आपके प्रोग्राम में मैं आखिरी बार आया हूँ, ऐसे ही है? जी। मेरे ख्याल से आप जा रहे हैं 2 दिन, तो बहुत शुक्रिया भाईजान, गुड लक। थैंक यू सो मच। फैसल वाडा साहब को और मेरे दोस्तों को नहीं पता होगा कि मेरा छोटा भाई हो आप हमेशा से, बहुत शुक्रिया। और बड़े क्राइसिस में जब मैं होता था, जब मुझे कोई नहीं बुलाता था, उस वक्त भी आप बुलाते थे, और मेरे एक फ़ोन पे आप मुझे बुला लेते थे। लेकिन ये ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। नहीं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे साथ भी दोस्ती में आप कई दफ़ा बहुत ऐसे वक्त में खड़े हुए हैं जिस वक्त दोस्तों को मुश्किल में बहुत, यानी ये हमेशा से, और मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझसे तजियाकार आप ज़्यादा अच्छे हो। शुक्र है, ये आपकी ज़रा नवाजी है। वैसे आपने शुक्र है आप एंकर ही हो और इधर नहीं आए तजियाकार। नहीं, आपकी ज़रा नवाजी। जैसे फैसल भाई की चिड़िया आजकल काम कर रही, इस तरह आपने बहुत, आप भी दोस्तों में ज़रा मुश्किल वक्त पे खड़े होने वाले दोस्त। लेकिन मैं, क्योंकि ये नेशनल टीवी अगेन, हम अंजुमन सताइश नहीं, लेकिन ये ज़रूरी था कि आपने बहुत मुश्किल वक्त में भाई का मेरा साथ दिया, और मैं हमेशा से ज़र्फ़ की बात कर रहे हैं। और यानी सच्ची बात है कि जब बहुत बंदा, हम हर वक्त अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में, लोगों को तो नहीं पता होता, जब बुरी पोजीशन में होता तो मैं फ़ोन करता था भाई को कि मैं आना चाहता हूँ, आप कहते थे आ जाओ। सर माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर फ्यूचर। माय प्लेजर सर। तो बाकी जहाँ तक है कि मुझे लग रहा है पहले तो था ना कि साड़ी गल हो गई है, रिस्क फ्री, गारंटी फ्री, और जिस तरह हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान और मीनार पाकिस्तान से लेकर नाहली केस तक, जिस तरह एवनफील्ड, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, ताहियात, नहली, सब कुछ ख़त्म हो गया एक भोंडे और मज़का खेज़ अंदाज में।
जिस तरह उनको VVIP प्रोटोकॉल, जिस तरह MQM, जिस तरह बाप, जिस तरह इलेक्टेबल्स, जिस तरह उनका, ये सारा तो वो कर चुके। लेकिन जो मुझे जो मिसिंग था वो नवाज शरीफ साहब की एक तो बॉडी लैंग्वेज मिसिंग थी, वो नवाज शरीफ साहब पुराने लग ही नहीं रहे थे और रिफ्लेक्सेस स्लो थे। और तीसरी बात यह है कि लोग नहीं, नवाज शरीफ मैं अक्सर कहता हूँ वापस आ गए हैं लेकिन उनकी वापसी नहीं हो पाई। इमरान खान के मुकाबले में वो उनकी लॉन्चिंग नाकाम हो गई और उनके पास कहने को कुछ नहीं। एक तो है कि कहें क्या हम अरस्तू हैं, तजर्बाकार हैं, 16 महीने में हमने मुल्क का सवा सत्यानाश किया, वो सारा इमेज ख़त्म हो गया। मैं जब भी मुश्किल वक्त आता है डील करके चला जाता हूँ, जब भी आसान वक्त आता है डील करके आ जाता हूँ, क्या कहें। दूसरा उनको कहने की ज़रूरत क्या है। साड़ी गल हो गई है, तहरीक इंसाफ 9 मई के बोझ तले दबी है और हालात ख़राब हैं और वो अकेले ही हैं। लेकिन अब कुछ ये जब से शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जिन्होंने एक स्यातरीन फ़ैसला दिया बल्ले वाला, उस फैसले के बाद मार्केट ओपन हो गई है। मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब फिर से इन हो गए हैं। मुझे लग रहा है जहांगीर तरीन फिर से इन हो गए। गो कि सलमान अकरम राजा को बड़ी उम्मीद है, वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं कि अपने आज़ाद उम्मीदवार होने के अगेंस्ट वो गए हैं कि मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है 1996 से अब तक और हमें इंतखाबी निशान ले लिया गया है और लेकिन हमें PTI लिखने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारे मेंबर जीत के कहीं ना जाए। और अली ज़फ़र साहब ने एक कहा है कि हम 8 फरवरी से पहले हो सकता है इंतखाबात करवा लें। तो इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन अगर ये बल्ले के बगैर जो इंतखाबात में जा रहे हैं तो जो मार्केट ओपन, तो बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि गेम नून के हाथ से निकल गई है। निकली नहीं, सोच कर आए थे, निकली नहीं, लेकिन वो उतनी कंफर्टेबल, मतलब कंट्रोल में नहीं है, उतने कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। जिस तरह जब उन्होंने लैंड किया, गेम जितना उनके कंट्रोल में था, गेम उतना उनके कंट्रोल में नहीं रहा। नए प्लेयर्स इमर्ज हो गए। अगर एक प्लेयर अंदर भी है तो बाकी के प्लेयर्स इमर्ज हो गए। जरदारी साहब, हमरा बिलावल भुट्टो, जहांगीर तरीन साहब पंजाब की सतह पर, तो बहुत सारे आपको हैरानी हुई कि मियां साहब ने, मैं उसका बैकग्राउंड जानता हूं, मैं इस पे अभी अपना तज्जिया नहीं देना चाहता, कि बहुत ज़्यादा अपने जो इससे पहले वाला जलसा था मानसेरा से पहले उन्होंने खान साहब पे ज़्यादा बात नहीं की। फाइन, आई अंडरस्टैंड दिस कि वो क्या है इसकी रीज़न। आपको हैरानी हुई उन्होंने ईरान पर बात नहीं की अपने इन दोनों जलसों में? आपको ये हैरानी नहीं हुई कि पूरी इंतज़ामिया के साथ मिलकर उकाड़ा में जलसी हुई? हाफजाबाद तो मेरा इलाका है ना, जहाँ एक तरफ भट्टियों पे पर्चे पे पर्चे, पर्चे पे पर्चे, पर्चे पर्चे, उनके ओथ कमिश्नर, उनके स्टाम्प फरोश तक बेचारे क्राइसिस में, दूसरी तरफ तारड़ बड़े कंफर्टेबल लेवल में। और क्या जलसी हुई है लोगों की तमाम तर छुट्टियों के बाद सारा। और फिर 10 मिनट की बेरब्त तकरीर, बेमानी तकरीर, जिसमें ना कोई मंशूर, ना कोई वादा, ना ईरान तो छोड़ दी, वो तो बड़ी हैरानगी हुई। और मियाँ साहब अब मानसेरा में भी वो उस तरह नहीं बोले, हालांकि मानसेरा निस्बतन बेहतर जलसा था इन दोनों की निस्बत, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं बोले उस तरह जिस तरह उनको बोलना चाहिए या जिस तरह कोई करना चाहिए। आप हत्ता के ये मेरे ख्याल से 15 दिन रह गए और अभी तक मंशूर नहीं आया, 5 मरतबा डिले हुआ है। मंशूर की वैसे ज़रूरत भी कोई नहीं खैर इस मुल्क में, लेकिन फिर भी एक वो जो उनकी थी वो नहीं आया। फिर आपको क्यों लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है कि शायद साड़ी गल हो गई है, मैं कोई 19-20 लगता है, या मुझे लगता है कि मियाँ साहब शायद 2 तिहाई अक्सरियत, 1 तिहाई अक्सरियत के जो उनके मुतालबात हैं, या उनको लगता है कि ये सामने जितने मसाइल का पहाड़ है, या उनको लगता है कि पता नहीं उनको पकी पकाई खीर मिल जाएगी। बहरहाल बहुत सारे। ठीक, वाडा साहब आपको भी हैरानी हुई उन्होंने ईरान के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जलसों में? एक बड़ा वाकया था, उस रिजॉल्व भी हो गया, दोनों मुल्क बैठ गए, अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने का उनका प्लान है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने ईरान पे कमेंट नहीं किया। आपको हैरानी हुई? एक दूसरी चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी का भी सवाल साथ ही, क्योंकि आपने कहा कि आपको इसमें जरदारी साहब जो है वो एक ज़रा मुख्तलिफ तरीके से नज़र आ रहे हैं सारे गेम के अंदर। तो बिलावल साहब तो क्लियर कट कह रहे हैं, आप तो ऐवान सदर में आपने कहा, मैं उनकी तस्वीर लगी देख रहा हूँ, तो बिलावल साहब तो क्लियर कट कह रहे हैं कि अब हम ये गलती नहीं करेंगे, अब इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ वो नहीं करेंगे और लोग हमारा साथ दें। तो बज़ाहिर तो PMLN और PP का इत्तेहाद बनता नजर आएगा ना, अगर आपकी बात में मान लूँ कि वो ऐवान सदर तक पहुँचना चाहते हैं तो। ऐसा देखें, एक तो मुझे हैरानगी कोई ईरान के ऊपर नहीं हुई, क्योंकि मैं तो जब से पैदा हूँ तब से हैरान ही हूँ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और सियासतदानों के ऊपर और अदालती फैसलों के ऊपर। तो वो हैरानगी का तो लफ्ज़ अब हैरानगी में रहा ही नहीं है, ठीक है।
बेचैनी में तब्दील हो चुका है। अब आप मुझसे ये कह सकते हैं आप बेचैन हैं, तो मैं कहूँगा हाँ जी मैं बहुत बेचैन हूँ, लेकिन हैरान नहीं। हैरान तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, परेशान कुछ भी हो नहीं सकता है, हो ही रहा है ना। जो कुछ नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो नहीं रहा, और जो होने जा रहा है वो होके रहेगा। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री है, अंदर लेबॉर्ट्री में सब रोज़ एक्सपेरिमेंट। अब प्रॉब्लम ये है हम विलन्स बदलते हैं, हीरोज़ नहीं बदलते। हम सेकंड हीरो को चांस नहीं देते, बैक एंड पे जो हीरो होता है उसको चांस देते। वही 3-4 हीरोज़ हैं, वो घूम फिर के आ गए। बुढ़े का भी रोल वही करते हैं, जवान का भी करते हैं, भागने का भी वो करते हैं, उछल कूद का भी वही करते हैं। सो मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल भट्टी साहब की इस बात से अग्री करता हूँ कि जितने वो कंफर्टेबल होने चाहिए थे, ही इज़ नॉट कम्प्लीटली इन एंड ही इज़ नॉट कम्प्लीटली आउट। यस, लेट्स पुट इट दिस वे, इन बिटवीन है। सो इस ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का, 80 का सफर आपने इसलिए तय करवाया। पाकिस्तान की तारीख का ये ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन है जिसमें पीटीआई आउट होने के बाद भी ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा है। और इस इंटरेस्टिंग इलेक्शंस के नताइज के ऊपर पैरामीटर और गेम सेट होगी। तो जो गेम्स एज्यूम कर रहे हैं आप आज के दिन, उसके बरक्स भी हो सकती है। ठीक है जी, इन दो प्लेयर्स के बीच में एज पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, पीटीआई इज कम्प्लीटली आउट। क्योंकि पीटीआई का प्रॉब्लम है कि पीटीआई के बल्ले के निशान को रिप्लेस नहीं किया गया, उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया। तो एक मोहल्ले के अंदर 4 आदमी खड़े होंगे तो कौन सा असली होगा और कौन सा नकली होगा। सो वो तो प्राइस भरी है अपनी नलायकी और नाअहली की पीटीआई ने, और अपनी जो क्रिमिनल माइंड सेट के साथ आगे बढ़े थे अपने मुल्क के खिलाफ, तो उसके तो बोझ तले है। पीटीआई का कारकुन पंजाब में पीपल्स पार्टी को वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, ना वो पीपल्स पार्टी को देगा ना वो नून लीग को। तो ये बिलावल साहब क्या उम्मीदें लगाए बैठे? देखिए एक स्लोगन है, देखिए प्रॉब्लम ये कि किसी के पास भी कोई मंशूर नहीं है। हाँ। आप ये पाकिस्तान में बताते हैं कि जी हम आएंगे, रोटी कम कर देंगे, सस्ती कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, नौकरियां दे देंगे, कोई ख्वाब ही दिखाते, झूठ ही बोल देते, वो भी नहीं है। वो कह रहा है मेरे साथ जाती होगी, वो कह रहा है मेरे साथ जाती होगी, वो कह रहा है मेरे साथ जाती होगी, वो कह रहा है मेरे साथ जाती होगी। इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आप सब चीज़ें कॉमन देखें 75 साल के अंदर, तो हमारा अदल का निज़ाम है जिसकी बदौलत ये सारी गेम चलती है। जब चाहे आप 6 पढ़ लेते हैं, जब चाहे उल्टा करके 9 करते हैं। कहते हैं कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो आपकी मुश्किलात भी कम होंगी, ऑफर कर रहे हैं ना साथ में। वो कहते हैं फिर आपसे मजीद इंतकाम नहीं लिया जाएगा। नहीं, वो ये इशारा दे रहे हैं कि नवाज लीग तो अभी आपसे इंतकाम ले रही है, पावर में आ गई तो क्या होगा। और इसी तरह वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरा साथ देंगे, मैंने इंतकाम की सियासत नहीं करनी, मैं ऑल इंक्लूसिव सेटअप लेके चलूंगा, जिसमें आप जब ये कहते हैं कि अवान सदर में मैं जरदारी साहब की तस्वीर लगता देख रहा हूं, तो जाहिर है उनके पास भी तो कोई प्लान मौजूद होगा। देखिए आदिल साहब, मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि आप तहरीक इंसाफ नहीं है ग्राउंड पर, तो फिर तो आपने 2 ही पार्टियों की बात करनी है। अब इस 2 पार्टियों के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आप फिर मैं वहीं बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराने का जो असबाब बना वो संडे के दिन दुकानें खुलने का असबाब बना। ज़बरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक रख के कंपलसरी करके कंपल्शन के तहत नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराया गया। फिर वही जो दुकान खोले हुए थे, उन्होंने जब पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखा तो उन्होंने अपनी ये वाली दुकान बंद की, दूसरी दुकान खोल दी, जिधर सजा देनी चाहिए थी वहाँ जजा की वो बातें करने लग गए। बहुत सारी बातें हमने सुनी, हमने बहुत सारे स्टेटमेंट भी सुनी, हमने बहुत सारे रिवर्स होते हुए ऑर्डर्स भी सुने कि आपने एक बात की थी, वही बात आपने उस कॉनोटेशन में डिफरेंट कर दी। नंबर 1, फिर आपने भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा दिया। हाँ, आज आप माफ़ी मांग रहे हैं और आप मुझे तो भुट्टो साहब जिंदा चाहिए। उसके बाद आपने 14 साल जरदारी साहब को जेल दे दी, साबित कुछ भी नहीं करा, नाम से को पुकारा। फिर आपने बीबी की शहादत पे आज तक इंसाफ नहीं दिया। अरशद शरीफ की कत्ल का आज तक मंसूर, कासिम सूरी को भी बुला लिया। ठीक है, अब बात सारी इतनी सी है, अब आप बात इतनी सी है कि सर देखिए अब तो प्रॉब्लम ये है कि आपने नस्ला टावर गिरा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन टावर जो है वो आप गिरा नहीं सकते। तो वो जो गरीब लोग हैं वो बेरोजगार हो गए, मट्टी पलीत हो गई, उनकी बच्चे सड़क पर आ गए, उनकी जमा पूंजी चली गई। शाराय दस्तूर पे वो जगमगा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, क्योंकि उसमें मालदार और ताकतवर लोग हैं, तो भाई वहां गिराए ना, तो फिर हम लेके भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। और आज आप बाकी भी निज़ाम की देख रहे हैं तहस नहस होते हुए। अब मसला ये है कि जी हम बड़ी बात करते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के जो हैं ये गेम खेलते हैं, तो भाई आप बेल ना देते और वो जीप में बिठा के मीनार पाकिस्तान में ले आते तो हम उनकी बात करते हैं। भाई आप बेल खुद देते हैं, जेल आप कर देते हैं, क्वालिफाई आप कर देते हैं, डिसक्वालीफाई आप करते हैं, जब चाहे आप मजहब को ले आते हैं, जब चाहे आप रेकोडेक के अंदर अरबों रुपए का नुकसान कर देते हैं अपने फैसलों के तहत। फाइनेंस मिनिस्ट्री आप चलाना जानते हैं, PIA आप चलाना जानते हैं, स्टील मिल आप चलाना जानते हैं, नस्ल टावर आप गिराना जानते हैं, भुट्टो कत्ल करना आप जानते हैं, सियासतदानों का बगड़ी उछालना आप जानते हैं। जब सब कुछ आप जानते हैं तो फिर आप चलाएं ना, फिर हम साइड पर होते हैं क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है।
अगर आपको सब कुछ आता है तो बाकी तो सब बेकार है। प्रॉब्लम ये कि आपको एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी वो ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन कहलाएगा या इंडिविजुअल्स के फैसले कहलाएगा? लेकिन मेरी बात है, जो जाता है वो बुरा हो जाता है, जो आता है वो अच्छा हो जाता है। क्योंकि 6-7 अरब का तो फिर इफ्तिखार चौधरी पर भी वो इल्जाम लग रहा है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर एक्विटेक के ऊपर जो है वो आपने पाकिस्तान के किस खाते के तहत ये सारा काम तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो आप उसको इंस्टीट्यूशन का फैसला कहेंगे या इंडिविजुअल का कहेंगे? मैं तो उस बिल्डिंग का फैसला दूंगा ना सर। अब उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, ये जो 2 अभी जिन्होंने रिजाइन किया है वो क्या फरिश्तों की फौज थी? नेक आदमी थे कि प्रिंसिपल पे आउट हो गए, उनकी करप्शन के केसेस थे, उनको पता था आगे जाके उनकी पेंशनें बंद हो जाएंगी। जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जब आप सेंचुरी और क्रिकेट के अंदर स्कोर 100 क्रॉस नहीं कर सकते और अदल और इंसाफ 141 नंबर पे जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है और डबल सेंचुरी भी हो जाएगी, तो फिर आप इस मुल्क के अंदर क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, आप उसको जितना भी रिवर्स कर लें, जितनी भी आप ये रोज़ हम मीडिया के अंदर हाईलाइट्स देखते हैं और सारा दिन हम मीडिया के अंदर ब्रेकिंग ऊपर नीचे देख रहे होते हैं, तो उसका मतलब एक किराएदार घर के अंदर घुस जाता है, वो सालों साल नहीं निकलता। वो जो बच्ची है जिसका गला काट दिया, उसके हाथ 10,000 मौत भी हो सकी। जो स्कूल था जिसमें बच्चों को शहीद किया गया, उसमें सारों को सजाए मौत हो गई। एक जो कन्वेंशनल कोर्ट्स में गया उसका फैसला नहीं हुआ। आप मुझे से आदिल साहब मुझे से देखिए, मैं अदल के इंसाफ की बात करूं। आप सादिक और अमीन का फैसला कैसे दे सकते जब आपके ऊपर खुद उस टाइम पे बैठे हुए मौजूदा लोग जिनके ऊपर भी एलिगेशंस हैं वो खुद सादिक और अमीन तो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, उसके अलावा सादिक अमीन तो बाकी दुनिया के अंदर कोई नहीं मौजूद। तो सादिक अमीन की शिक बनाने वाला, उसको आर्किटेक्ट करने वाला, उस एफिडेविट को बनाने वाले को एक्चुअली कटहरे में लाकर सजा कड़ी से कड़ी सड़क पे देनी चाहिए। बिकॉज आप उस पर सवाल करें फादर्स नेम, अब फादर्स नेम क्या है? ग्रैंड फादर्स नेम जब चाहते हैं पूछते हैं, दादा का नाम पूछा था, बाप का नाम पूछा था, एफिडेविट बनाने वाला आर्किटेक्ट कोड़े मारने चाहिए सड़क के ऊपर। और ये एफिडेविट अगर एक पॉलिटिशियन के ऊपर एप्लीकेबल है तो फिर सारे इदारे के सारे ठेकेदारों के ऊपर ऐसे एफिडेविट बनाने चाहिए। ठीक, बड़ी साहब आपको भी जरदारी साहब ऐवान सदर जाते दिखाई दे रहे या वो जो बिलावल साहब कह रहे हैं अब नहीं बैठेंगे, नहीं मिलेंगे, कहीं जरदारी साहब एक ही बयान से बाद में इत्तेहाद बन रहा हो, बिलावल साहब की बातों को जाहिल कर दे, जैसे वो कह देते हैं कि अंडर ट्रेनिंग है, ये है सारा। अच्छा, एक तो अगर अब इजाज़त से जो फैसल भाई ने जो एक बात की है ना अदलिया की, हमारी हम सियासतदानों पे तो रोज़ बात करते हैं, फ़ौज पे भी रोज़ बात करते हैं कि फ़ौज का आईनी हद ये होनी चाहिए, फ़ौज को ये नहीं करना चाहिए, फ़ौज को ये नहीं करना चाहिए। आप ये भूल जाते हैं कि ये सारे फ़ौज की पैदावार है, इनको उनके अलावा आता ही कुछ नहीं है। आज जेल में बैठ के इमरान खान कह रहा है कि मुझे सिलेक्टेड कहा था ना, ये मदर ऑफ़ ऑल सिलेक्शन हो रही है। और इनको आज बिलावल भुट्टो जो जिसने सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कौमी असम्बली में, वो तड़प रहा है मुझे सिलेक्ट करो। ये है इस निज़ाम की बदबूदार हकीकत, बदबूदार हकीकत। और इसके साथ आप लेकिन शहबाज स्पीड चाहिए। वो जब पीडीएम की गवर्नमेंट में गए थे, हमें भी सिंध में कराची में पता नहीं कहाँ शहबाज स्पीड चाहिए, पीडीएम के फैसले कैबिनेट फैसले करती, कहते थे गवर्नमेंट के फैसले हैं, हम ऑन करते हैं। तो एक मैं कहूँ ना कि नवाज शरीफ दरिंदा है, धरती का नासूर है, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है, जरदारी चोर है, करप्ट है, 100% है, स्विस लीक्स आवाज़ें मार रही हैं, चौकों पे लटकाएंगे, इस फांसी देंगे, पेट चीरेंगे और फिर बिलावल और हसन हुसैन की दोस्तियां करेंगे, मिलकर करेंगे। और जब 3 मुश्किल वक्त आए इन पर, पहली मरतबा मुशर्रफ मार्शल्लाह का बेनज़ीर भुट्टो ने वेलकम किया मुशर्रफ मार्शल्लाह को, फिर दोनों इकट्ठे होकर हलफ ले लिया। दूसरा मुश्किल वक्त पीडीएम बना लिया। तीसरा मुश्किल वक्त मुशर्रफ साहब से काबीना का हलफ लेकर उनको सदर मान लिया। अच्छा, वो तो एक दूसरी है ना। अब दूसरे 2 फरीक हैं जिनको हम कभी एक है अदलिया। मुझे बताएं, पाकिस्तान वही मुल्क है, वही मुल्ज़म है, वही इल्ज़ामात हैं, वही सबूत हैं, कोई चीज़ नई नहीं आई। क्या ऐसा हो गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 11 समातों में तायात नैली ख़त्म होगी, सारे ख़त्म हो गए? क्यों? क्योंकि मुद्दई सरेंडर कर गया। मुद्दई कौन था? हुकूमत पाकिस्तान थी, नैब था, FIA थे, सरेंडर कर गए। मुद्दई सरेंडर कर जाए तो केस ख़त्म। क्या ऐसा हुआ है कि फिर से वो सारे नए हो गए और ये फिर से? अच्छा, ये भी। और फिर एक ब्यूरोक्रेसी जो कोई 21,000 तो ड्यूअल नेशनल इधर बैठे हुए, और जो माई बाप हैं सारे काले धन काले निज़ाम की। अब आपने पूछा जरदारी साहब, देखिए जिस तरह जमहूरियत चलान के चैम्पियन सिविलियन आमर हैं जिनका जमहूरियत से कोई तल्लक नहीं, इस तरह सियासतदान अब सियासत में नहीं है, ताजर हैं, ये तिजारत करते हैं, इनका कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, कोई मंतक नहीं।
जब चाहे ज़िया और भुट्टो इकट्ठे हो जाएं, जब चाहे एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। क्या कर रहे बिलावल भुट्टो कभी सोचा था? 56 मुल्कों का दौरा करने वाला, शहबाज शरीफ का वजीर खारजा, और कौमी असम्बली में कह रहा है कि ऐसी जैसी मैंने गवर्नेंस परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ जैसी देखी नहीं। और फिर सिंध में शहबाज शरीफ को कह रहा है कि वेलकम, आपकी शहबाज स्पीड यहाँ चाहिए। अब वो क्या कह रहा है? मुंह छुपा रहा है शहबाज शरीफ अपनी कारकर्दगी से। शेर तो चूहा निकला है, शेर तो बुज़दिल निकला है, शेर तो खून चूसने वाला। इलेक्शन ना वोट सर ऐवान सदर सर, दो चीज़ें मुझे पढ़ाते हैं लोग कि सियासत है। मैं कहता हूँ यार सियासत झूठ और मुनाफकत और 2 नंबरी है। फिर कहते हैं नहीं इलेक्शन है। मैं कहता हूँ क्या इलेक्शन झूठ, मुनाफकत और लोगों को बेवकूफ़ बनाना है? सच तो पाकिस्तान में तो यही है। अच्छा अब है कि ये चूंकि इंडिया की बात करें या किसी और मुल्क की तो शायद बहस, हाँ, लेकिन हमें तो करते रहना चाहिए ना कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर है श्रीलंका बांग्लादेश डिस्कस करें अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कि बल्ला नहीं रहा ना, तो अब जरदारी साहब, ऐवान सदर जरदारी साहब अगर चाहें, अगर इस तरह कोई उनका जुगाड़ लग गया तो वजीर आजम भी उनके पास होगा, सदर भी उनके पास। लेकिन बड़ी साहब आपको लगता नहीं जो थर्ड फोर्स आई थी उसकी भी परफॉर्मेंस प्लस उसका कंडक्ट ओवरऑल वो भी हमें इस हल पे पहुंचा गया है कि आज जो है वो हम ऑप्शन लेस हो चुके हैं? नहीं, अभी हो सकता है लोगों के लिए ऑप्शन हो, लेकिन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में तीनों बात कर रहे हैं, हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि उसूल यहाँ कोई नहीं है। जिसका जैक लगता है वो जैक लगाता है, जहां से जैक लगता है वहां से जैक लगाता है। और जमहूरियत, उसी वकील साहब ने कहा कि फिर वो भुट्टो और जस्टिस मुनीर एक हो जाते हैं, जिया एक हो जाते हैं, मतलब वो मसला ही खत्म हो जाता है। सर इसी तरह पुराने केसेस अपने सब भूल जाते हैं। परवेज मुशर्रफ के ऊपर बात करते हैं, परवेज मुशर्रफ किसके दौर में जो है वो गए निकले, ये सारी रेस्ट इज दिस हिस्ट्री, हम इसको डिस्कस करते रहते हैं। सर मुझे दुख उस थर्ड ऑप्शन भी हम फेल हो गया जिसकी वजह से मैं ये दिन देख, मुझे दुख उस वक्त होता है जब आइन के साथ खड़े होने वाले फायज ईसा काजी साहब को आइन पर इलेक्शन एक्ट भारी नजर आता है। मुझे दुख उस वक्त होता है जब उनको करोड़ों वोट नजर नहीं आते, 14 वोट अकबर एस बाबर वाले नजर आ जाते हैं। मुझे दुख उस वक्त होता है जब वकील कम बोलते हैं, मेरा जज ज्यादा बोलता है 2 दिन लाइव नशियात में। मुझे दुख उस वक्त होता है जब जिससे भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये आकर कुछ करेगा, वो पिछले से भी 2 हाथ आगे नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शुक्रिया इमरान खान का कि उसने एक मरतबा स्टेटस को तोड़ा, इन शाही खानदानों से जान छुड़वाई। सेकंड फेज था उसकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस, उसमें फेल हुआ। थर्ड स्टेप जो था उसने 3 खुद अपने आप पे हमले किए, कौमी असम्बली, दोनों सूबाई हुकूमतें और फौज से लड़ना। वही फौज जो 2018 में मकबूल, नवाज शरीफ से ज़्यादा मकबूल था, नवाज शरीफ जितना 2024 में से ज़्यादा इमरान खान, लेकिन उनकी मदद के बगैर नहीं बन सकता था, तो उनसे लड़ा। और वो लड़ाई लड़ी जिसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी। और मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, डर्टी हैरी, साइकोपैथ, नंगा देखने का शुक्र, यानी वो किया कि जो उनको नहीं करना चाहिए था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं फैसलों की वजह से वो वहाँ बैठे हैं। और हम आज सूरत हाल ये है कि फिर से नवाज शरीफ साहब धुल धुला के सामने आ गए, फिर से जरदारी साहब थर्ड फोर्स का फेलियर भी यहाँ तक लाया है। थर्ड फोर्स 3.5-4 साल में इन हालात को का इदराक होता है, एनालिसिस कर लेती कि यार यहाँ ये सिचुएशन है। सर मैं कह रहा हूँ वो देखें मसला ये 18 का इलेक्शन हम सब ने कवर किया है, देखा है, ठीक है। 18 के इलेक्शन में क्या हुआ था हम सबको पता है। आज इंटरनेट बैठने की बात हो रही है, उस वक्त आरटीएस बैठने के बाद क्या बात हो रही थी, सब जस्टिफाई कर देते हैं। उन्होंने आरटीएस जस्टिफाई कर दिया था, ये इंटरनेट बैठना जस्टिफाई कर देंगे, इस मुल्क में सब जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम, वो जो पुराने प्लेयर्स थे उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही था, लेकिन ये जो नए प्लेयर थे इनका भी वही निकला। डू यू एग्री विद? 100%। एक जुमला सिर्फ, अगर इजाजत, अगर आप भाई इजाजत, आप माजरत के साथ। अच्छा नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के सारे गुनाह माफ़ हो गए थे, उनकी गवर्नेंस, उनकी परफॉर्मेंस, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मानिकाज, गुज्जर्स, बुजदार, तकर्रियाँ, सारा कुछ, सब कुछ। जब वो निकले तो लोग फिर उनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि आगे जो थे वो मौलाना साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ जब इकट्ठे खड़े हुए तो इनों का डब्बा पी के भी हजम नहीं हो रहे थे इस तरह, तो वो इमरान खान साहब फिर जिंदा हो गए। अब उसके बाद जो उन्होंने 3 खुद को हमले किए ना, वो ले डूबे हैं उन सारे को। और फिर से ये सारे एक तरह से इमरान खान साहब ने इनको फिर से धक्का दिया कि आओ इख्तियार कर में आओ। और साहब एक तो यकीन आपसे भी कोई बात करना चाह रहे होंगे, लेकिन जो साइफर ट्रायल की मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। आज साबिक सफ़ीर जो है असद मजीद साहब, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है और कुछ ज़ाहिर बदमज़गी भी हुई चेयरमैन और जेल सुपरिटेंडेंट के बीच में। शाह महमूद कुरैशी साहब का प्रोसिक्यूटर के आपस में इख्तलाफात हुए। आपको क्या लग रहा है, क्या अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बानी चेयरमैन जो इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, या क्या, हाउ डू यू सी दिस, ये क्यों हो रहा है? यू टॉकिंग अबाउट खान साहब? देखिए सर, फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना, क्योंकि आपने प्लेट में रख के
सबको जिंदा किया है, और जो स्टेटस को तोड़ा था और 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा था वो आपने प्लेट में रख के कई आगे जाके इक़्तिदार दिया। सो मियाँ साहब का जो इक़्तिदार की तरफ भाग दौड़ है उसके वो तो बेनिफिशरी हैं खान साहब की गलतियों के, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मसला ये है कि आज पॉपुलैरिटी अगर आपने चेक करनी है तो उनसे कहना किसी बाज़ार में चले जाए तो पता चल जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि जो 16 महीने में परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बाद वही लोग क्या ऐसा जादू करने वाले पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ठीक है। हम एक और मज़ीद क्राइसिस पे जा रहे हैं क्योंकि हमें आइन और कानून की पासदारी करनी है। पंजाब और KPK के अंदर जो इलेक्टेड हुकूमत से ज़्यादा टाइम पार हो गया उस पर कोई बात नहीं हो रही, और 14 लोगों के डिसीजन के ऊपर आपने मुद्दत भी रिवर्स कर दी। हर चीज़ की एक्सपायरी है, लेकिन कोर्टों की भी एक्सपायरी है, किसी फैसले की एक टाइम बार होता है, उसके टाइम बार के बाद भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क का सिर्फ जो तरीक़ेकार है आगे चलने का वो ये गिव अदर्स अ चांस। जो हमारा अदल का इंसाफ का निज़ाम है, अगर अब वो ठीक होना शुरू होगा तो जिनको आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहते हैं वो भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि ये जो एक्सपायर्ड मटेरियल है उस एक्सपायर्ड मटेरियल से आपको जान छुड़ाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो भट्टी साहब और हमारा शुरू में तजिया था कि ही इज़ नॉट कम्प्लीटली इन, ही इज़ नॉट कम्प्लीटली आउट। तो मियाँ साहब की जो सिचुएशन है एक्सीडेंटल वे में भी वो आने के बाद भी वो एक एक्सीडेंट के हिसाब में जा रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत होने जा रही है कि PTI हट गई है, मैदान खाली है, दौड़ने वाले अकेले थे नवाज शरीफ साहब, उसमें भी वो दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाले हैं क्योंकि एक दौड़ आपने पहुंचनी है 1 मिनट में और वो 10 मिनट में दौड़ करते हैं तो वैसे ही आउट हो गए आप। तीसरी चीज़ ये कि जो सियासत रिजल्ट आने के बाद है उसका जो कैनवस है वो मैं आपके आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में उसका भी एनालिसिस बिफोर टाइम दे दूंगा। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये अब बन गया है। तो आप PTI को 2013 वाली पोजीशन पे देखेंगे, वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सारे? देखिए आज़ाद उम्मीदवार तो देखिए जो अदालती निज़ाम ने हवा का रुख दिखा दिया है ना, हाँ। वहाँ तो मैंने आपको कहा ना बकरा ईद की तरह बकरों की मंडी लगेगी, मंडी में जो भाव लगाएगा। और आज़ादी मैंने आपको पिछले 1.5 साल से कह रहा था के साथ नहीं रहेंगे लोग, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ये एक क्रिटिसिज्म आप पे काफी हो रहा है कि आपको पहले से कैसे पता था कि बैलेट पेपर पे पल्ला नहीं होगा। देखिए एक्चुअली तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई अच्छी बात करता है या क्रिटिसाइज़ करता है। मैं तो थ्राइव करता हूँ जब क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक काम कर रहा हूँ। सो इट इज़ एन एपेटाइट। अगर मुझे क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए भट्टी साहब इसमें क्रिटिसिज्म फेस करना सीखिए। इसका इट वाज रिटन ऑन द वॉल जो काम किए गए थे। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि अगर अच्छा आप उनके जो जहां वो ले गए थे चीजों को वहां से आपको लगता है यहाँ अभी जो इंट्रा पार्टी है अगर उसकी एप्लीकेबल इसी अदालती डिसीजन के तहत आप बाकी पॉलिटिकल पार्टी पे अप्लाई कर दें तो कोई भी लीडर जो है जो चेयरमैन उस पार्टी का वो हार जाएगा, ठीक है। हाँ। तो आप वो कराए ना फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप तो देखिए हम कोर्ट में जाएंगे। इंट्रा पार्टी तो 58(2) भी बन चुका है लोगों के जो है हमारे जैसे लोग जो है भट्टी साहब जैसे लोग आप जैसे लोग अब हम जाएंगे ना अदालतों के पास कि यही पैमाने के तहत आप बाकी पार्टियों को भी तो कराएं ना। किसी पार्टी से 28 बंदे खड़े हो जाएं 14 की जगह बोले ठीक नहीं हुआ बस खोलेगा 14 से 28 चले जाओ। फिर रिवर्सल किसका है? अदालती निजाम का है। तो मैं वही पॉइंट आउट करूँ ना, आप फौज को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहते हैं कि पकड़ी उछाल देते हैं। बैट का निशान लेकर ठीक किया गलत किया अदालत? देखिए ये तो आप अदालत से पूछे ना। अदालत ने तो ये कहा ना हमने कानूनी फैसला किया, ठीक है। तो फिर वो कानूनी फैसला फैसला एक तरफ तो नहीं हो सकता ना, वो सारी पार्टियों पर एप्लीकेबल होगा ना। तो अभी तो कोर्ट कचहरियां बहुत सारी ये सब पे एप्लीकेबल भी होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये करवाएंगे ना, पाबंद करवाएंगे ना, उनसे कहेंगे कि सर अब आगे बढ़े। आप सब पार्टियां उड़ती भी देख रहे हैं। तब अगर आप इतना बड़ा अदल का निजाम है तो वो फिर उसको एप्लीकेबल भी तो कराना है, उनका काम है ना। जब उनको सारा तो शेर और तीर भी बैंगन और आलू में कन्वर्ट होंगे। मेरी बात है, इस मुल्क के अंदर बैंगन आलू भी हो सकते हैं और बैंगन आलू से फिर भी शेर हो सकता है और चूहे को भी शेर बनाया जा सकता है और शेर को चूहा भी बनाया जा सकता है। ये तो इस मुल्क के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर आज जेलों में चले जाएं तो जेब कतरे जो हैं वो उम्र कैद से ज़्यादा सजाएं पा चुके हैं। 780 लोग जेलों के अंदर मर गए हैं जिनको सही दवाइयाँ नहीं मिली। हाइजीन्स का प्रॉब्लम है, उधर कोई नहीं रहता, उधर कोई पॉपुलर नहीं है ना। पॉपुलरिज्म और जो मुमकिन है पाकिस्तान में सर मुमकिन तो 116 जेलें, लाख से ज्यादा कैदी, उनमें से अक्सर शक पर, और ये जो पक्के मुल्ज़म हैं जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं वो फिर से वो इक़्तिदार के लिए हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैं ज़रा आप दोनों से इसका जवाब ले जाऊँगा। मुख्तसर ज़रा मुझे कराची के मामले पे मुझे बताइएगा ज़रा कि कराची में क्या लगता है, बल्कि भट्टी साहब की टर्न है, भट्टी साहब नाराज़ ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना पड़ता है यार। मुझे बड़ा माफ़ी चाहता हूँ सर, खौफ पैदा हो गया है वैसे भट्टी साहब की नाराज़गी से, मुझे खौफ पैदा हो गया। अच्छा भट्टी साहब, कराची में आपको क्या लगता है, कराची में क्या होने जा रहा है अब, क्योंकि एमक्यूएम ने भी एक इंप्रेसिव जलसा किया है, वहाँ पे जमात इस्लामी भी जो है वो बड़े जलसे कर लेती है, असर्ट करती है, पीपल्स पार्टी का भी क्लेम है हम कर रहे हैं, पीटीआई इज इन क्राइसिस। आपको क्या लगता है कि कराची में क्या होगा? फिर मैं वाडा साहब की तरफ आऊंगा क्योंकि खुद भी कराची से हैं, तो इनको जरा मेरे ख्याल से इनसे शुरू करें। ये कराची के पता है यार, आप फिर ये करेंगे लोग समझेंगे कि ये वही वाली बात। एक बनी गाला में मीटिंग हुई थी, तो उसमें इमरान खान साहब, एक बंदा अंदर दाखिल हुआ, तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि ये है वो जिसने कराची जीता। आगे फैसल वाडा साहब, 2018 में आपकी हुकूमत बनी थी, कराची की सीटें बहुत बड़ा नंबर मिला था। इस दफ़ा आपको पीटीआई का कराची में वजूद नज़र आ रहा है? या नहीं सर, मुझे पीटीआई, मैं चीख के थक गया हूँ सर, कई महीनों से चीख रहा हूँ, कहीं कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा। नंबर 1 पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 बिल्कुल। नंबर 2 फिर आप नजरियाती बना देंगे या ऑपोजिशन भी तो चाहिए होगी ना, अगर आप 2 साल चलाना को सिस्टम। देखिए मुझे तो देखिए ये 2 साल एंड में पूछूंगा मैं। मुझे मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है सर कि मुझे तो अभी जो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे तो भुट्टो साहब जिंदा चाहिए, मुझे तो जरदारी साहब के 14 साल वापस चाहिए, मुझे तो बीबी की शहादत के गुनाहगार चाहिए, बिलावल साहब की माँ को मारने वालों का इंसाफ चाहिए, भुट्टो साहब के दोनों बेटों का जो कत्ल हुआ है उसका इंसाफ चाहिए, मुझे अरशद शरीफ वापस चाहिए, मुझे अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे पीटीआई की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को गिराने वाले, संडे के दिन दफ्तर खोलने वाले लोगों का से सवाल है मेरा कि मुझे पीटीआई की हुकूमत वापस चाहिए। वही मेरा प्रोगेटिव था, मेरी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी कि मैं तोड़ छोड़ करता, डिले करता, लेता, जोड़ता, कनेक्ट करता। मुझे वो जो पार्टी मेरी चलती हुई गवर्नमेंट गिराई है, संडे के दिन खोल के पाबंद किया कि 12 बजे से फैसला करो, मुझे वो चाहिए। मुझे वो चाहिए नवाज शरीफ साहब को जिस स्टैम्प पेपर के तहत बाहर जाने की इजाज़त दी गई और फिर 5 साल मफरूरी के बाद उनको उनकी जायदाद जब्त करने के बाद उनको ना पैसे लेने के ऊपर एक अदालती निज़ाम की तरह डिस्क्वालीफाई किया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद हुई उस वक्त, मुझे उसका भी हिसाब चाहिए। मुझे वो नवाज शरीफ साहब के टाइम वापस चाहिए जिसमें उन्होंने बदनामी की और फिर उनको उसी निज़ाम के तहत ला कर एक रात में धोल धला के खड़ा किया, मुझे वो भी वापस चाहिए। मुझे नस्ला टावर के सड़क पे लोग जो हैं उनके लिए इंसाफ चाहिए, उनको घर मुझे चाहिए देखते हुए। मुझे रेकोटेक के अंदर जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तानी कौम का, मुझे वो पैसा वापस चाहिए। अपने ख़जाने के अंदर जो पगड़ियाँ पॉलिटिशियंस की उठा ली गई हैं, मुझे उसका एहतसाब चाहिए। मुझे अकाउंटेबिलिटी करने वाले और सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले और खुद इतने बड़े बड़े एलिगेशन देने वालों का एहतसाब देखना है। उनके बच्चों ने जो व्हीलिंग डीलिंग की है, मुझे उनका एहतसाब देखना है। मुझे पाकिस्तान के आइन और कानून की बात करने वालों से सवाल करना है कि वो आइन और कानून कहाँ दफन हो गया था जब आपने पंजाब की और केपीके के आज तक फैसले नहीं किए। मुझे उनसे भी सवाल करना है, मुझे वो भी जवाब चाहिए कि जब आप इतनी सारी बातें करते हैं और पाबंद करते हैं चीज़ों के अंदर, और आप स्टील मिल भी चलाते हैं, आप पीआईए भी चलाते हैं, आप सजाएं भी दे देते हैं, आप फौज के ऊपर अटैक करने के बाद उसको क्लियरेंस भी दे देते हैं, आप हर चीज़ कर देते हैं, उन सब का मुझे एक साथ हिसाब भी चाहिए, जवाब भी चाहिए, एहतसाब भी चाहिए, तब मेरा पाकिस्तान खड़ा होगा। मुझे ये सब कुछ दे दें आप, तो मैं आपके साथ चलूंगा। और अगर आप ही को सब कुछ आता है जैसे कि आता है, तो आप प्लीज़ चलाएं, क्योंकि हम मुल्क को उसी शान और शौकत से देखना चाहते हैं जिस शान और शौकत से हम ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, शान और शौकत से दोपहर पूरी हम एक निज़ाम को चलता हुआ देखते हैं। वो आपका मैं इशारा समझ रहा हूँ, आप बेसिकली अदालत से, मैं अदालती निज़ाम की बात कर रहा हूँ, और आप ये चाहते हैं कि अदालत को अपना कंडक्ट, और मैं उसी अदालत को 141वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। राइट। बट साहब 22 सीटें हैं कराची की, पीटीआई की क्या पोजीशन लग रही है आपको, कहाँ होंगे? जो 18 वाला था एपिसोड वो तो गुजर गया। दूसरी बात, एमक्यूएम की जानिब से ये तक कहा गया कि जी हम बुरे हैं लेकिन हमारे मुखालफिन हमसे भी बुरे हैं, तो लेसर एविल वाला मामला एक्सेप्ट किया जा रहा है। कराची में क्या देख रहे हैं, क्या होगा? स्प्लिट मैंडेट देख रहा हूँ, किसी एक को कोई ये नहीं, इस तरह नहीं देख रहा कि जिस तरह के एक सारे ही ले जाएंगे, सीटें आपस में तकसीम होती देख रहा हूँ। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मेरे भाई फैसल वाडा ने एक उठाया है, मुझे भी एक पाकिस्तान चाहिए, लेकिन मैं उनको सेकंड करते हुए कि मेरी अदालतें आजकल ये हैं, उनका हाल ये हो गया है, खा वो बल्ले वाला केस हो, खा वो ताहियात नाहली वाला हो, खा एवन फील्ड अल अजीज़िया फ्लैगशिप वाला हो, अपील भी तुम, राह तंदूरी का शेर है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम,
जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो, आप नहीं सारा कुछ कर सकते, पहली बात। लेकिन सर जुडिशरी की इन्होंने बात की, सियासतदान, ताजर, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। मैं कहता हूँ मुझे स्विस लीक वाला पैसा वापस चाहिए, मुझे पेंडोरा लीक्स वाला पैसा वापस चाहिए, मुझे दुबई लीक्स वाला पैसा वापस चाहिए, मुझे पनामा लीक्स वाला लुटा हुआ पैसा वापस चाहिए, मुझे सरे महल जरदारी साहब ने जो लेकर बेच गए मुझे वो वापस चाहिए, मुझे नेकलेस वो वापस चाहिए जो हमारा था, जो जिसका वो मुकर गए और फिर बेच भी गए, खैरात वाले। हाँ खैरात वाले। मुझे एवन फील्ड वापस चाहिए, हेवल फील्ड हमारा था। मुझे 5 बर्रे आज़मों में इन ठगों की, बनारसी ठगों की, जीरे ब्लेडों की जो जायदादें हैं वो हमारी थी, वापस चाहिए। मुझे 1100 अरब के मेगा करप्शन स्कैंडल्स के पैसा वापस चाहिए। मुझे टीटी स्कैंडल में हाउस ऑफ शहबाज शरीफ को दोबारा पकड़े, जिस तरह जज ने उनको छोड़ा, जिस तरह फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में अफसर लगा, चीफ कमिश्नर लगा, मुझे वो वापस चाहिए। जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, बिलावल भुट्टो और अयान अली की एक अकाउंट से टिकटें जाती थी, मुझे वो टिकटें ही एक दे दो, मुझे वो वापस चाहिए। मुझे वो पाकिस्तान चाहिए जो जर्मनी को कर्जा देता था, जो जापान की मदद करता था, जो चीन और अमेरिका की आपस में राब्ते कराता था, वो पाकिस्तान चाहिए। और 1988 के बाद जिन ये आए, ये पूरा ग्रुप है, इसने 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें और बाद का देख लें। इनसे जमहूरियत को बचाओ, खुदा के लिए इनसे इस मुल्क को बचाओ। ये मसाइल हल नहीं कर, 7 मरतबा पंजाब, 4 मरतबा मरकज़ में, उसके बाद हम कलेंगे, क्या कलेंगे भाई, कितना कलेंगे? और उधर 22 साल से सिंध में और 4 मरतबा मरकज़ में, उसके बाद भुट्टो दे फिर भी नारे वजनगे। एक डिवीजन दिखा दें, एक जिला दिखा दें, आपको भी लग रहा है 18 महीने में हुकूमत उड़ जाएगी, एक यूनियन काउंसिल दिखा दें। इनकी तरह लग रहा है 18 महीने में भुट्टो साहब का रोटी कपड़ा 1970 में कहा था, बिलावल भी आज वो बिलावल के पास है क्या कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का बेटा है? इसके अलावा मरियम नवाज साहबा के पास है क्या कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है? हाउस ऑफ शरीफ के पास क्या है? वो क्यों अमीर हो गए हैं यार? क्या वो जो उनके पास इतनी जायदादें क्यों, हमारे पास क्यों नहीं? जरदारी साहब कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए हैं? अभी भी इनके 14 साल हमें वापस, मेरा पाकिस्तान चाहिए जो 1988 के बाद ये लुटा के ले गए, पूरी दुनिया में इन्होंने तकसीम कर दिया। आप फिर से आ रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। ये मसाइल हल नहीं करें, ये मसाइल की जड़ हैं। ये जब तक ये हैं मसाइल रहेंगे। आपको भी लगता है 2 साल तक हुकूमत चलेगी फिर फारिग? मुझे तो फैसल वाडा साहब की आजकल सारी बातें पूरी हो रही हैं। इन्होंने 16 महीने कहा था, 4 महीने इन्होंने कहा 18, 20, 24 भी हो सकते हैं। वैसे 11, 12, 13 महीने, हाँ, लेकिन मुआवजा हो गया अल्लाह की तरफ से, हाँ, और सब ऑन बोर्ड हो गए, PDM2 कंप्लीट बन गई, हाँ, तो फिर आप 2 साल दे देंगे मुजाती तौर पे कोई, लेकिन 2 साल से ज्यादा एक्सपायर हो जाएगी। मैंने कहा मुजाती तौर पे, मुआवजे इतने जल्दी होते हैं। आपने 2 साल ही कहा ना मुआवजाती तौर पे, आपने कहा साल, मेरा ख्याल है 12 महीने, 24 तो बदल सकता है, फितरत किसी की नहीं बदल सकते। और मैं एक इंपॉर्टेंट जुमला कहने जा रहा हूँ, मुझे तो सारे एक ही कंटेनर पे नजर आ रहे हैं। एक ही कंटेनर पे नजर आ रहे हैं। अब आप इसकी कॉन्टेशन आपके अगले प्रोग्राम में करेंगे। कंटेनर के अंदर नजर आ रहे हैं कि ऊपर नजर आ रहे हैं? नहीं, ऊपर भी नजर आएंगे, अंदर पहले होंगे, फिर सब ऊपर नजर आएंगे। और कंटेनर चला रहे होंगे मेरे भाई फैसल वाडा। तो आपको क्या लगता है कितने अरसे चलेगा सर? मुझे क्योंकि देखिए, अब आपने खुद कहा कि वाडा साहब की बातें ठीक हो जाती हैं, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है, फिर एनालिसिस। सर सबसे पहले तो मुझे अभी इलेक्शन हो, उसके बाद किसका जुगाड़ लगेगा। अब ये जुगाड़ है, दाव है, जिसका दाव लग गया। भट्टी साहब, आपका एनालिसिस क्या है? कितना टाइम चलेगा? कितना टाइम चलेगा? 5 साल तो मुझे नहीं चलती नजर आती, अल्लाह करे। 5 साल बहुत टाइम होता है ना भट्टी साहब। 5 साल तो कोई भी नहीं, वो तो कोई भी नहीं गुजार सका ना, वो तो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं गुजार सका। कोई डायरी आ जाएगी, कोई और कुछ आ जाएगा। मुझे तो लग ऐसे रहा है कि वो कामरान शाहिद साहब का एक जुमला है, कामरान भाई का, कि फैसल वाडा वज़ीर आज़म ना बन जाए। अब चूंकि मैं इस पर कमेंट करूंगा ना तो थोड़ा सा मेरा बाइस भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ हिसाब किताब चल रहा है तो मेरा ख्याल है इन्हें बनना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इससे ज्यादा बात करूंगा तो बाइस खिलाएगा, ऐवान सदर में, और इससे ज्यादा बात करूंगा तो कोई पर्सनल भी ले लेगा। सर ऐवान सदर में इनकी क्यों, और अगर ये वज़ीर आज़म बन गए तो फिर मैं इनको इनकी क्लिप चला के दिखाऊंगा, 5000 बंदों को लटकाऊं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी आप पाकिस्तान में 5000 बंदे लटका देना फांसी, फिर भी मुल्क से अरशद शरीफ का कत्ल खोल के उस पर सजाएं दे दे, पाकिस्तान की सिमत बदल जाएगी। खुलना चाहिए। कहता हूं, अब मैं शायद ये कहता हूं 5000 नहीं 15000 कर दें। अच्छा, तो सारे शोबों से लेंगे। खुलना चाहिए, क्यों नहीं खुलना चाहिए? अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए, अरशद शरीफ साहब के कत्ल के पीछे कौन लोग थे ये पता चले। अच्छा, वैसे आप अच्छा, मुझे अरशद शरीफ के कत्ल में आप समझते हैं कि उसका सुप्रीम कोर्ट करे तो सर ये तो डे एंड नाइट चलाएं तो हफ्तों का केस है, तो उसमें सिमत बदल जाएगी? सिमत बदल जाएगी सर। आपको पता चलेगा कि इसमें
कैसे क्या इनोसेंट और ईमानदार और बहादुर लोगों के साथ। और वो जो आप एक पुराने बंदे की नाम लेते हैं वो है उसमें? सर अभी तो मैंने हुआ मुझे कोई बुला ही नहीं रहा। मुझे आप कोई शो कर लें इसके ऊपर सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए सर प्रॉब्लम ये है कि अरशद शरीफ मरूम जो है ना सर, उसका ही मैं बार बार कहता हूँ कि उसका खून जाया नहीं जाएगा। मेरा ये कन्विक्शन है, मेरी अल्लाह करे, आमीन अल्लाह। और अगर वो खुल गया तो आपको क्योंकि हम तमाम तीनों लोग जो यहाँ बैठे हैं हम जाती तौर पे जानते हैं कि एक बेहतरीन इंसान था, बहादुर। और अरशद शरीफ की एक खूबी ये थी कि वो जिसके साथ खड़ा होता था उसके साथ खड़ा होता था, जिसका खिलाफ था वो उसके सर। खिलाफ। एक माँ का बेटा, एक बीवी का खामन, बच्चों का बाप, उनके घर में मर्द कोई नहीं। अच्छा ये बताएं कि बेहतरीन मारा गया पीटीआई की 5 खवातीन कौन सी हैं जिन्होंने तबाह किया? मेरे ख्याल में 8 हैं। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यही है। मैं भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फैसल वोडा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त है। नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में एक वजाहत, चूंकि प्रोग्राम उस वक्त चल रहा था और नेशनल टीवी है जिस पर डिस्कशन हो रही थी, भट्टी साहब के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भट्टी साहब खुद भी जो है वो दोस्तों के साथ मुश्किल में खड़े होने वाले इंसान हैं और मेरे साथ भी खड़े रहे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।